हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक रेजिस्टिविटी। इन द प्रीवियस क्लासेस आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स रेजिस्टिविटी। बेसिकली रेजिस्टिविटी होती क्या है? नेचर ऑफ मटीरियल। अब नेचर ऑफ मटीरियल क्या है? देखिए, मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने उसको क्या है, किससे बनाया हुआ है? मान लीजिए कॉपर से बनाया हुआ है। द सेम कंडक्टर, मतलब उसी शेप का कंडक्टर, उसी लेंथ का, उसी एरिया का मैंने बनाया एल्यूमिनियम का। दोनों को मैं अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाता हूं तो दोनों के केसेस में मेरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या आता है? अलग अलग आता है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्टर कि वो दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ साइंस हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल का अपना एक क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि लेट सपोज कीजिए मैं एक कंडक्टर बनाता हूं एंड दैट इज ऑफ कॉपर। अगर मैं उसको एक वायर की फॉर्म में बनाता हूं, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास, और फिर मैंने क्या बनाया? एक क्यूबॉइडल कंडक्टर बनाया। ठीक है। सो अगर ये दोनों ही मेरे पास कॉपर के बने हुए हैं तो इनका जब मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट? और दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। हाउएवर द मटेरियल दैट आई यूज्ड वाज सेम, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो यहां पर मटेरियल की बात होगी। अब क्योंकि इन दोनों को मैंने किससे बनाया हुआ है? कॉपर से बनाया हुआ है, तो कॉपर मटेरियल एज अ मटेरियल उसका एक अपना क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। Now let's talk about कि एक्चुअल में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो, RHO, रो, दैट इज द इटैलिक P। और ये हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल होता है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वही है जो हमारा R को फाइंड करने का था। R जो है वो किसी कंडक्टर का, अगर आप वोल्टेज और करंट को ना इन्वॉल्व करो तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आप कैसे फाइंड करते हो? उसकी लेंथ से, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और उस किस मटेरियल से उसको बनाया गया है उसकी रेजिस्टिविटी से। ठीक है, ये हमारा पास फॉर्मूला था, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। दिस वाज द फॉर्मूला। तो आपको इसी के अंदर क्या करनी है? शफलिंग करनी है। एंड रो विल बी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। सो दिस इज हाउ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज फाउंड। ठीक है। अब उसमें होता क्या है? हमारे पास जो R है, या मुझे अगर मैथमेटिकली इसे फाइंड करना हो तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होता है कि किसी भी कंडक्टर का उसकी रेजिस्टिविटी और उसका रेजिस्टेंस कब इक्वल हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसमें होता क्या है? मेरा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का इक्वल कब हो सकता है? वेरी वेरी सिंपल। अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 कुछ मतलब नहीं है, तो मेरा रो किसके इक्वल आ जाएगा? R के। ठीक है। सो दिस इज हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड, राइट? रेजिस्टिविटी मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताती है। उस मटेरियल से आप जैसी मर्जी शेप का कंडक्टर बना सकते हैं, बट उसके केस में उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया? हमारे घर में जो हम कनेक्शंस देते हैं उसमें जो हम वायर्स यूज करते हैं वो हम कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, राइट? कॉपर एल्यूमिनियम को वाइडली यूज किया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशंस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि इन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। एज अ रिजल्ट दे आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स। नाउ अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ रो कैसे फाइंड किया जाएगा? बड़ा सिंपल है। रेजिस्टेंस आपका फॉर्मूले में से, अगर फॉर्मूले को मैं यहां पे लिखूं तो रेजिस्टेंस मेरा ओम्स में होता है, एरिया मेरा मीटर स्क्वायर में, और ये मेरा मीटर में। तो ये मीटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द यूनिट विल बी ओम मीटर। ठीक है। और अगर आपके पास फॉर्मूला है तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उसको डिफाइन करें। उसके व्हाट इज डिफाइंड एज, या हाउ विल यू डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है अगर उसकी लेंथ 1 हो और उसका एरिया क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है जी। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहां पर मैंने क्या लिया है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लिए हैं और उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, दैट मींस उनकी रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताई है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सिल्वर अमंग ऑल
इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है 10 टू द पावर -8 एंड दिस इज द रिजल्ट कि सिल्वर को वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी रेजिस्टिविटी में काफी क्लोज हैं, इसलिए आप कनेक्टिंग वायर्स में इन्हीं को यूज करते हो, राइट। अगर हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन है जहां पर बहुत ज्यादा मटेरियल यूज होने वाला है तो वहां पे हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। आप देखते होंगे हमारे हाईवेज के साथ साथ हमारी हाई टेंशन वायर्स चलती हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे आपके इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, और हमारे घर के आसपास भी जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनमें आपका सिल्वरिश ग्रेइश व्हाइट कलर का मटेरियल यूज होता है, तो उसमें क्या यूज होता है आपका एल्यूमिनियम। बट हमारे घर में हमारे जो घर के कनेक्शंस होते हैं उनमें जो हम वायर यूज करते हैं वो किसकी यूज होती है, कॉपर की। काफी क्लोज हैं, बट डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप कॉपर को यूज करते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें तरह तरह से आपकी वायर यूज होती है, उनकी वाइंडिंग्स में, उनके कनेक्शंस में, तो वहां पर भी कॉपर को यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है टंगस्टन। ये आपका एक बहुत ही अच्छा मेटल है और पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब्स आया करते थे, उसके बाद CFLs ने उनको रिप्लेस कर दिया, अब CFLs को LED ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो बल्ब हुआ करते थे, बल्ब के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता था, एक फिलामेंट हुआ करता था, मतलब एक स्पाइरल शेप की वायर हुआ करती थी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इस तरह से हुआ करता था और यहां पे इस तरह से ग्लास हुआ करता था और यहां पे हमारा इस तरह से ये हुआ करता। तो ये जो स्पाइरल शेप होती है ये बेसिकली फिलामेंट ऑफ द बल्ब होता है और ये किसका बना करता था, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसको बनाया जाता था, इसके पीछे पर्पस क्या है कि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई है एज कंपेयर टू दीज मटेरियल। उससे क्या होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। उससे ये होता है कि इसकी एक खास प्रॉपर्टी है टंगस्टन की कि जब इसको हीट किया जाए, मतलब जब ये आपका रेड हॉट हो जाता है तो फिर ये ग्लो करना शुरू करता है। आयरन को भी ग्लो किया जा सकता है, मतलब आपके तकरीबन कई सारे मेटल्स ग्लो करते हैं, बट उस टेम्परेचर पे जाना और वो कितना ग्लो करेंगे वो ये फैक्टर्स डिपेंड करता है कि किस मटेरियल को यूज किया जाए एज द फिलामेंट ऑफ बल्ब। टंगस्टन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब वो रेड हॉट हो जाता है तो वो येलोइश कलर की लाइट देता है, या मतलब रेड हॉट कहने के बजाय ये है कि जब वो बिल्कुल गर्म हो जाता है तो वो ग्लो करना शुरू करता है। और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हीटअप भी एज कंपेयर टू दी अदर मटेरियल्स जल्दी हो जाता है। फिर हमारे पास मैंगनीन, कॉन्स्टेंटम, नाइक्रोम, ये आपके 3 एलॉयज होते हैं। हमारे मेटल्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी कुदरती तौर पे फिक्स होती है, ठीक है। उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमने क्या किया, हम ह्यूमंस ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और हमने एलॉयज क्रिएट किए। एलॉय क्या होते हैं, आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स। यहां पे मल्टीपल मेटल और नॉन मेटल्स को मिक्सअप करके एक कंडक्टिंग मटेरियल बनाया जाता है। जैसे कि मैंगनीन बनता है कॉपर, निकल और मैंगनीज से, कॉन्स्टेंटम बनता है कॉपर और निकल से, नाइक्रोम बनता है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से। जब इन सारे के सारे मेटल्स को 2-3 को डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन मिक्स किया जाता है एक प्रपोर्शन में, तो हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल बनता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं। अब इनकी रेजिस्टिविटीज जो है आप अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हो, और तो ऐसे ही इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम और सिलिकॉन। दे आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें इनका बहुत अच्छा यूज होता है। इनकी खास बात क्या होती है कि इनका जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है इनकी रेजिस्टिविटी। कुछ बिहेव करते हैं हाई टेम्परेचर पे एज वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स, कुछ बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर्स पे एज पुअर इंसुलेटर्स। तो क्योंकि इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़ा यूज करते हैं, ठीक है जी। सो दीज वर द रेजिस्टिविटीज ऑफ सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है एलॉयज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पीछे मैंने एलॉय बताया आपको, कॉन्स्टेंटम, मैंगनीन, ठीक है, नाइक्रोम, हमने इनको डिजाइन किया है और उनकी रेजिस्टिविटी हम लोगों ने तय की है। ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास घर में जो मैक्सिमम हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर एक्चुअल में इस तरह की एक कॉइल होती है या हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है। यहां पे मैंने ड्रॉ किया एक इलेक्ट्रिक आयरन। अब ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है इसको एक तरफ से लाइव वायर से कनेक्शन मिलता है और दूसरा कनेक्शन इसमें होता है न्यूट्रल वायर का, ठीक है। और इसकी बॉडी में से अर्थ वायर ली जाती है। ये क्या होती हैं ये आपको लेटर ऑन लेक्चर्स में बताया जाएगा, बट फिलहाल ये तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम डिवाइसेस में 2 वायर्स जारी होती हैं। एक से करंट आता है उसको लाइव कहा जाता है और जिससे करंट बाहर आता है उसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो इनके जो हीटिंग एलिमेंट है उन एलॉयस से बनते हैं। अब होता क्या है
कि जब करंट इनके थ्रू पास होता है तो ये क्या होना शुरू होते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बड़ी हाई है, मतलब ये एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू द फ्लो ऑफ करंट, दे स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप। और जब ये हीट होंगे तो हमारा जो नीचे की जो प्लेट है वो भी हीट होगी, और आप फिर इसको मल्टीपल यूज इससे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा गीजर है, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, हमारा ब्लोअर है, हमारे हेयर ब्रश हैं, उन सब में हम हीटिंग को यूज करते हैं, और सबके अंदर एनर्जी क्या देते हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ? तो उसमें जो हमारे फिलामेंट होता है या जो एलिमेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, एलॉय से। नाउ द क्वेश्चन इज कि एलॉय को ही क्यों चुना गया? तो एलॉय को चुनने का रीजन जो था वो क्या था? अच्छा, एलॉय से आप एक तो रेजिस्टर्स बनाते हो, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आप हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ द पर्पस बिहाइंड चूजिंग द एलॉयज, एक तो क्या है कि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेटल्स की हाई होती है, बट इनको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इनकी रेजिस्टिविटीज को हाई और लो कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या होता है, दैट डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर्स। जब किसी मेटल को हीट किया जाता है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाता है, कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाता है, और वो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके खराब होना शुरू हो जाता है। बट एलॉयज क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, तो आप इनको एक तरह से कोरोजन रेजिस्टेंट बना सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे हीट होने के बावजूद ये अपने एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ रिएक्ट ना हो। सो दिस वाज द रीजन कि क्यों एलॉयज को यूज किया जाता है एज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, और रेजिस्टिविटी को यूज करके कैसे हमने एलॉयज को डिजाइन किया, और एलॉयज को डिजाइन करने के बाद कैसे हमने उनको कहां पे फर्दर यूज किया। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल जो है वो एक चैलेंज है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वैल्यूज में जो है बहुत सारे एक्सपोनेंट्स यूज होते हैं, डेसिमल्स यूज होते हैं, सो वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड। अब इसमें हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या है कि आर आपका एक वायर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। व्हाट हैपेंस इफ द वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, बाय फोल्डिंग, मतलब मेरे पास एक वायर थी, लेट्स सपोज कीजिए ये उसकी लेंथ थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आपने उसको डबल कर दिया, मतलब आपने उसको मिड से क्या कर दिया, इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अगर ऐसा कोई केस आता है तो याद रखिएगा हमारे पास अगर यहां पे लेंथ L थी तो इस केस में डबल करने से उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L/2, रिमेंबर। दूसरा, अगर यहां पर उसका एरिया A था तो जब आप उसको फोल्ड करने के बाद डबल करोगे तो इन दिस केस द एरिया वुड बी 2A। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है जी। सो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρL/A। ठीक है। अब ये R1 वाला केस है, मेरे पास जब नॉर्मल वायर थी तो R1, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि मटेरियल के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, तो रो रिमेन्स द सेम। ठीक है। लेंथ को मैं L ही रखूंगा और A मेरा A रहेगा। सेकेंड केस में जब आप R2 को फाइंड करेंगे तो यहां पे रो एज इट इज रहेगा, लेंथ आपकी L/2 हो चुकी है और एरिया आपका 2A हो चुका है। जब आप इसको फर्दर फाइंड करेंगे तो दिस विल बी ρL/A, और इनटू ये 2 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/4। सो दिस इज R2। अब R2 के अंदर क्या आ रहा है, ρL/A आ रहा है, और यहां पर भी ρL/A है, तो वैल्यू सेम है। ρL/A किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दी R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1/4। अब R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 ohms। सो दिस वुड बी R2 इज इक्वल्स टू 6/4। आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 3s 2 2s, एंड द आंसर वुड बी 1.5 ohm। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था, इसकी फोल्डिंग अप। जब आप किसी कंडक्टर को, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर वो कहता है कि उसको डबल करके फोल्ड किया गया है, फोल्ड करके डबल कर दिया गया है, तो जो उसकी टोटल लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी, L/2, और एरिया कितना हो जाएगा, 2A। एरिया वुड बी ट्वाइस। लॉजिकल है। एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक वायर है, आपको इस केस में उसका डायमीटर दिया गया है। सो लेट सपोज कीजिए मेरे पास दिस इज द वायर और मुझे उसका डायमीटर दिया गया है, D इज इक्वल्स टू 0.5 mm। सो मेरे पास जो फॉर्मूला है, यहां पे आपसे क्या पूछा गया है
कि रेजिस्टिविटी दी हुई है लेंथ आर, तो बड़ा ही सिंपल सा क्लू ये आपको दे रहा है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से। और कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है जहां पे लेंथ यूज हो, रेजिस्टिविटी यूज हो। अब रेजिस्टिविटी उसने दे दी आपको, डायमीटर उसने आपको दे दिया। वो कहता है कि लेंथ बताइए क्या होगी अगर मुझे इस वायर से रेजिस्टेंस चाहिए 10 ओम। तो आपको वैल्यूज को पुट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 10 की पावर्स को एक तरफ रखेंगे, नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सो हियर आई विल राइट आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मुझे दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस कितना चाहिए आपको 10 ओम, तो आप यहां पे 10 लिख देंगे। 10 इज इक्वल्स टू रो कितना दिया हुआ है 1.6, तो 1.6 10 टू द पावर -8। लेंथ उसने आपको फाइंड करने के लिए कहा है, तो लेट इट बी एल एंड अबाउट द एरिया। अब यहां पर उसने आपको डायमीटर दिया है, तो मुझे ये वेल अंडरस्टूड है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि मेरे पास जो एरिया है वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि उसने आपको डायमीटर दिया ना। डायमीटर किसी सिलेंड्रिकल वायर का ही हो सकता है, तो आप लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब डायमीटर अगर आपके पास ये है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको हाफ मतलब 0.25 10 टू द पावर -3 मीटर्स। आपको वैल्यू mm में दी थी, अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सो पाई आर स्क्वायर इट मींस कि 0.25 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। अगर आप वैल्यूज को यहां पे शफल करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यूज को, मेन तो इसमें था कि वैल्यूज पुट करनी है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू कहां पे पुट होगी। ठीक है, अब यहां पे L यहीं रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, और ये 0.0625 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। 3.4 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.6 और 10 टू द पावर -8 यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, L इक्वल्स टू 122.7 मीटर। So this amount of length of this wire would be required in order to produce a resistance of 10 ohm। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की जो पहली डिमांड थी वो ये थी। जो नेक्स्ट पार्ट का है डिमांड वो क्या है, व्हाट विल हैपन अगर मेरा डायमीटर को डबल कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस कैसे इंफ्लुएंस होगा। अब हम क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशंस करनी शुरू कर देंगे कि भैया डायमीटर को डबल ले लो, मतलब उसको 0.1 0.5 है तो 1.0 mm, फिर इसको रेडियस में कन्वर्ट करो, पाई आर स्क्वायर लगाओ, ये वो बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक रॉन्ग नंबर है। सही नंबर क्या है, आप क्या कीजिए, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पूछा उसने, आपको अच्छे से याद होगा कि हमारा जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे आर स्क्वायर के। डायमीटर को डबल करने का मतलब है कि रेडियस को भी क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, राइट। अगर रेडियस को डबल किया गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ये तो सिंपल सा रिलेशन था। तो आप क्या लिखोगे कि मेरा जो r डैश है वो क्या है, मेरा r/4। तो r की वैल्यू क्या थी 10/4, मतलब दिस वुड बी 2.5 ओम। सो नीड नॉट टू सॉल्व द होल क्वेश्चन, सारी वैल्यूज को यहां पुट किया जाए, सॉल्व किया जाए, उससे बेटर आइडिया क्या है कि आप रिलेशन को यूज कीजिए। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। हमारे अक्सर हम इस टॉपिक में बड़ी ही दिक्कत महसूस करते हैं, न्यूमेरिकल हो नहीं पाते। मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, वैल्यूज को पुट करना है, प्रॉपर शफलिंग करनी है और बूम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।